नादरीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर 4 दिन गुजरने के बाद, बहुत सब्र करने के बाद भारत पर जवाबी हमला कर दिया। और पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को जवाबी हमला ना करना पड़े। पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर था। हम सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस जंग को भारत की सरजमीन पे ले जाना पड़ेगा, वरना भारत बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को हमला क्यों करना पड़ा, इसकी वजूहत क्या हैं, जो अंदर की इतलात हैं मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। कुछ और चीज़ें मुझे पता चली वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वो तफसीलात ले लें कि भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान को उसकी फ़ौरन बाद जो है वो एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने गुज़िश्ता रात बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किए हैं। ना सिर्फ मिसाइल दागे, बरामूस मिसाइल थे जो पाकिस्तान पर फेंके गए, और उसके अलावा भारत ने बहुत बड़ी मिकदार में ड्रोन्स पाकिस्तान की सरजमीन पे दाखिल किए और जगह जगह पे उन ड्रोन्स के साथ भी रॉकेट फायर किए और ड्रोन्स तबाह भी होते रहे, ड्रोन मुख्तलिफ जगहों पे टकराते भी रहे। ये सिलसिला जो है वो कल के सारा दिन में जारी रहा। परसों रात से इसमें शिद्दत आ गई थी, कल भी सारा दिन ये जारी रहा। कल रात को ये बहुत तेज़ी से सिलसिला आगे बढ़ रहा था। जो पाकिस्तान की चंद अहम एयर बेसिस हैं वहाँ पर भारत ने निशाना लिया। भारत ने जिन एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया उनमें एक नूर खान एयर बेस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एयर बेस है। यहाँ से पाकिस्तान के सारे वीआईपीज़ ट्रैवल करते हैं, आर्मी चीफ हो, वज़ीर आज़म हो या बाकी लोग हो, वो इस एयर बेस को इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब के जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा आए थे पाकिस्तान, वो रात को 10 बजे जब वापस गए तो इसी एयर बेस से मुबैना तौर पर वो वापस गए हैं। जितने सरबराह मुमलिकत आते हैं, बहुत बड़े लोग आते हैं, वो इसी एयर बेस को इस्तेमाल करते हैं। नूर खान एयर बेस के बारे में इतला आई कि उसके ऊपर अटैक किया गया। शोरकोट एयर बेस के बारे में इतला आई, उसके ऊपर भी अटैक किया गया। मुरीद एयर बेस जो है ये चकवाल में, इसके ऊपर भी अटैक किया गया। पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है भारतीय ड्रोन भी गिरे हैं, भारतीय मिसाइल भी गिरे हैं। बहुत सारे भारतीय मिसाइलों को नाकाम बनाया गया है, उन्हें रस्ते में तबाह किया गया है। और ये दावा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के DGISPR ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने किया है कि जो नुकसान भारत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है वो नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ। लेकिन अब जब भारत ने इतने बड़े पैमाने पे अटैक कर दिया पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान की एयरफोर्स को नाकाम बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो ताकत है जिससे भारत को हमेशा घबराहट होती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो फोर्स है जिसने हमेशा भारत को नाकों चने चबवाए हैं। लिहाजा पाकिस्तान की एयरफोर्स से बचने के लिए भारत ने पाकिस्तानी जो एयर बेसिस हैं उनको टारगेट किया। अब पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था। देखिए ना, हमारे जहाज़ खड़े खड़े अगर भारत उनके ऊपर अटैक करे तो वो तो महफूज नहीं है। जहाज़ सबसे ज़्यादा महफूज तब होता है जब वो हवा में होता है। यानी जहाज़ सबसे ज़्यादा ताकत में और हिफाजत में तब होता है जब वो हवा में होता है। हैंगर में खड़ा हुआ जहाज़ या हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ जहाज़ वो कभी महफूज नहीं होता। जहाज़ तभी महफूज होता है जब वो हथियारों से लैस होता है, उसमें पायलट मौजूद होता है और वो फिजाओं में होता है। लिहाजा पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई जल्दी कि भारत एक लंबी लड़ाई चाहता है और भारत पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर बम गिरा रहा है, और पाकिस्तान के हवाई अड्डों को या जो एयर बेसिस हैं उन्हें फंक्शनल वो चाहता है कि वो ना रहे और यहाँ से पाकिस्तान जो है वो फ़िज़ाई हमला ना कर सके। वजह सिंपल है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स से खौफजदा है। कामरा एयरबेस पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एयरबेस है, वहाँ से कोई ऐसी चीज़ इतला नहीं आई हमें। लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर लगातार एस्केलेशन हो रही थी, भारत मुख्तलिफ एयरबेसिस को निशाना बना रहा था। बड़े बड़े शहरों के अंदर आके ड्रोन्स और मिसाइल्स गिर रहे थे। यानी ये तो पूरे सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर और इवन KPK में कुछ इलाकों के अंदर और आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर भारत ने अटैक किए हैं। और यानी DHA के अंदर आकर फेज़ 6 के बारे में लाहौर में पता चला कि वहाँ पर आकर शायद कोई मिसाइल गिरा है या कोई ड्रोन गिरा है। लोगों को अब थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि एक्चुअली वहाँ गिरने वाली चीज़ क्या थी और कितना नुकसान हुआ। लेकिन बहुत सारे इलाकों में आग लगी हुई थी और पाकिस्तान को ये सारा कुछ देखने के बाद फौरी तौर पे ये फैसला करना पड़ा कि अब रिटेलिएशन का वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मौका दिया था कि आप लड़ाई से गुरेज करें, भारत को रोकें, भारत को मना करें। भारत अगर सबूत देना चाहता है तो सबूत दे दे, जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दी के पीछे नहीं है, भारत जंग से गुरेज करे। लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफवर्जी कर रहा था और दुनिया भारत को समझाने में नाकाम थी। यानी अमेरिका ने तो साफ कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका के कहने का मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहे, क्योंकि भारत अपनी ताकत के जोम में है। भारत को ऐसा लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, लिहाजा वो पाकिस्तान को शिकस्त दे लेगा, उसको ये लगता है। लिहाजा उसने तमाम अपने हरीफों को भी ये कह दिया कि आप इस जंग से और इस लड़ाई से अपने आप को बाहर निकालें। तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि जी हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान और भारत निपट लेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। सुबह फजर का इंतजार किया गया। पाकिस्तान ने दिन का उजाला शुरू होने पर हमला किया, भारत की तरह रात के अंधेरे में नहीं किया। अब जो इतलात मैं आपको देने लगा हूँ ये सारी मुसद्दका इतलात नहीं है। ये भारत जब इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तब पता चलेगा। कुछ चीज़ें जो है पाकिस्तान ने शेयर की हैं, पता चल गई हैं जो भारत ने किया पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान ने जो भारत में किया है इसके 3-4 डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक, पाकिस्तान के अस्करी ज़राए हैं कि उन्होंने किस किस जगह को टारगेट किया। नंबर 2, भारत में जर्नलिस्ट और कुछ आज़ाद ज़राए हैं जो ये बता रहे हैं कि वाकई में भारत में नुकसान हुआ। और तीसरा, कल को अगर भारतीय हुकूमत खुद से कन्फर्मेशन करती है तो वो एक सोर्स होगा। और चौथा, जो विजुअल्स कहीं से हमें मिल जाते हैं उनसे पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान ने सबसे पहले निशाना बनाया उधमपुर के एयरपोर्ट को। ये उधमपुर का एयरपोर्ट जो है ये मकबूजा कश्मीर में है, सियालकोट के सामने वाला एरिया है, लेकिन कश्मीर के बिल्कुल मिड में, पेट में, सेंटर में।
तो ये वहाँ पे उधमपुर का एक एयरपोर्ट है जिसको भारतीय एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, इसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। श्रीनगर एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा पठान एयरपोर्ट को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, एयरबेस को। पठान एयरबेस भारत की बड़ी एक मशहूर एयरबेस है और पठानकोट एयरबेस को भारत अपनी एयरफोर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके से माजी में भी इस्तेमाल करता रहा है। अब पठानकोट एयरबेस से जो इतलात आई भारत से भी, वो यही थी कि इसके ऊपर पाकिस्तान का हमला कामयाब हुआ है। फिर गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान वगैरह के बारे में, आदमपुर एयरबेस के बारे में, यानी यहाँ पाकिस्तान ने अटैक किए हैं। कुछ और जगहों के बारे में पाकिस्तान ने लगभग कुछ 10 से ज़्यादा मकामात पे भारत में हमला किया है। ये मुबैना तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए बता रहे हैं ये वो हैं। कुछ की इन्फॉर्मेशन जो है वो भारत से आई है। भारत के कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी पठानकोट में और उधमपुर में और यहाँ पे तो अटैक उन्होंने कंफर्म किया। एक बड़ा अटैक पाकिस्तान ने किया भारत पे, और अगर ये अटैक कामयाब हुआ है तो आप यकीन करें कि भारत की चूल्हें हिल जाएंगी। ये भारत को एक बहुत बड़ा झटका होगा। जैसे भारत को अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक बड़ा झटका लगा जब उनका एक राफेल तैयारा गिर गया, क्योंकि भारत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि राफेल तैयारा गिर जाएगा। तो ये तो एयरफोर्स पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तर्जुमान है उन्होंने आज बात करते हुए उन्होंने यही बात की थी कल कि जनाब इसमें आपको ये देखना होता है कि आप कितना अच्छा प्लान करते हैं। ये सारा कुछ जो है वो एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हालांकि जो राफेल है वो बड़ा अच्छा तैयारा है, लेकिन वो गिर गया और उसकी कन्फर्मेशन फ्रांस से भी आ गई, अमेरिका से भी आ गई और भारत से भी आ गई। तो अब जो है वो भारत उसके बाद बहुत परेशान था। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा टारगेट हिट किया है। 2 बड़े टारगेट हैं बेसिकली, लेकिन एक के बारे में बड़ा सॉलिड क्लेम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही है कि हमने ये कर दिया है। भारत में इलाका है ब्यास का, वहाँ पे भारत की एक मिसाइल साइट है जहाँ से भारत ब्रह्मोस मिसाइल फायर करता है। ब्रह्मोस भारत का बड़ा तगड़ा मिसाइल है और ये इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चलाए भी हैं। थोड़े दिन पहले आपने शायद सुना होगा सोशल मीडिया पे मेजर गौरव आर्या को, वो यही कह रहे थे कि ब्रह्मोस मिसाइल 10, 12, 15 मार दे पाकिस्तान पे, कराची में मार दो, इधर मार दो, उधर मार दो। तो भारत ने मार दिए। अब वो जगह जो है वो एक्सपोज हो गई और पाकिस्तान की जो फिजाइया है और पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है उसको फिर लॉन्च किया गया। अब दावा ये किया जा रहा है कि जो ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल साइट है उसको पाकिस्तान ने तबाह किया और नुकसान पहुंचा दिया है। लिहाजा भारत की ये जो कैपेसिटी है मिसाइल लॉन्च करने की, ये उतनी इफेक्टिव अब नहीं है जितनी पहले थी। एक नाज़रीन मंजर हमने ये भी देखा कि कोई एक भारतीय तैयारा शायद गिरा है या उसको नुकसान पहुंचा है, तो एक पायलट जो है उसने अपने आप को इजेक्ट किया है, उसने अपने आप को बाहर निकाला है और पैराशूट के जरिए से वो नीचे जा रहा है और ये धुआं निकलता हुआ भी एक पीछे से नजर आ रहा था। तो ये पायलट आज़ाद कश्मीर के इलाके में कहीं पे गिरा है। अभी कोई कंफर्मेशन इन चीज़ों की नहीं है, लेकिन ये मनाज़िर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। सियालकोट के नज़दीकी एक गाँव है, वहाँ से सुबह सुबह कुछ विजुअल्स आए और उन विजुअल्स में ये नज़र आ रहा है कि कोई जहाज़ या कोई ड्रोन गिरा है वहाँ पे और खेतों में से बहुत शदीद धुआं निकल रहा था। तो जो पीछे गांव के देहाती लोग हैं वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं पंजाबी में कि सवेरे सवेरे यहाँ पे कोई आके जहाज़ गिर गया है जिसमें से धुआं निकल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने अमन को बार बार मौका दिया, बड़ी कोशिश की कि भारत को मना करें, लेकिन दुनिया ने भारत को मना नहीं किया। और पाकिस्तान के साथ जो मुल्क खड़े रहे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि तुर्की, आज़रबाईजान, चाइना। हम अपनी नस्लों को भी बताकर जाएंगे कि इनका एहसान याद रखना। ये वो मुल्क है जब दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं हुई तो चाइना ने पाकिस्तान का चाहे खामोशी से साथ दिया लेकिन बड़ा साथ दिया। तो चाइना ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है इसको हम हमेशा याद रखेंगे इस मुश्किल वक्त में। तुर्की जैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ या आज़रबाईजान जैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, इसे हमेशा याद रखेंगे। अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि अगर इन लोगों पे कभी कोई मुश्किल आए तो आपने इनके साथ खड़े होना है, इनका हमेशा साथ देना है। तो पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया नाज़रीन, उसका नाम रखा बुनियानुल मरसूस। ये कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़, और ये आयत का जो तर्जुमा है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, वो ये है कि अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो इसकी राह में जंग करते हैं, ऐसे सफ़ें बांध करके गोया सीसा पिलाई हुई दीवार। ये अल्लाह के बड़े महबूब है बंदे जो ऐसे लड़ते हैं। अच्छा, सीसा पिलाई हुई दीवार जो है ये मतलब है बुनियानुल मरसूस का जो ऑपरेशन का नाम रखा गया पाकिस्तान की जानिब से। अब एक और भी इतला आई है जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन रिजवान गलज़ई साहब ने यह खबर दी है, इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं सीनियर, इन्होंने, और गालिबन हरबीर सिंह साहब ने भी ये खबर दी है कि जो भारत का S-400 का एक सिस्टम है उसको भी पाकिस्तान ने कोई नुकसान पहुंचाया है। ये दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रशिया ने बनाया, बड़ा महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है। $1.5 अरब मालियत शायद भारत ने इसके ऊपर पैसा खर्च किया था। इसका मखसूस हिस्सा जो है वो भारत के अंदर मौजूद है। पूरी तरह से कुछ लोग कह रहे थे कि ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसको नुकसान पहुंचाया गया है और इसको तबाह किया गया है पाकिस्तानियों की जानिब से। और JF-17 थंडर तैयारी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने इसको निशाना बनाया है। PL-15 बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, और दीगर ऐसे बहुत सारे और मिसाइल हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो पाकिस्तान की एयर फोर्स इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, इसराइल ने पूरा साथ दिया है भारत का, इसराइल ने भारत का पूरा साथ दिया, और भारत का पूरा साथ देने के पीछे जो वजह है वो ये है कि इसराइल पाकिस्तान को अपने लिए एक ख़तरा समझता है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक जो है एटमी मुल्क है, और इस वजह से इसराइल पाकिस्तान से खाइफ रहता है, और पाकिस्तान की जो फौजी ताकत है वो समझता है कि फ्यूचर में कभी शायद हमारा इनके साथ आमना सामना हो जाए। लिहाजा इसराइल हमेशा मौका ढूंढता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, और यहाँ भारत का इन्होंने बहुत साथ दिया है। लेकिन इसराइल की ये ताकत
नाकाम हुई है, इसराइल की ये कोशिश नाकाम हुई है। भारत ने बहुत पाकिस्तान को उकसाया और लड़ाई पे पाकिस्तान को ले आया, पाकिस्तान ने बार बार अमन को मौका दिया, लेकिन अब बिलाखिर ये लड़ाई हो गई है और पाकिस्तान ने इसमें कुछ कामयाबियां हासिल कर ली हैं। ये थी जवाबी कार्रवाई का पहला हिस्सा, क्योंकि भारत ने बहुत पाकिस्तान के अंदर गोलाबारी की है, बहुत सारे ड्रोन फेंके हैं, बहुत सारे मिसाइल फेंके हैं, लिहाजा पाकिस्तान को अभी लगातार जवाब देना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर भारत ने गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये मौका है, आप उन स्ट्रक्चर्स को हटाएं और पाकिस्तानियों का पानी खोलें, ताकि पाकिस्तानी जो है वो अपना पानी हासिल करें, पाकिस्तानी किसानों का हक पाकिस्तानों को वापस मिले। और दूसरी एक और इसमें जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को एक कदम आगे जाना चाहिए। इमरान खान को रिहा करने का यही मौका है, फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए, क्योंकि भारत जब थकना शुरू हो जाएगा और उसके हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे तो वो इसको एक टैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान साहब को अगर नुकसान पहुंचा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में खाना जंगी लग जाएगी और इस सूरत हाल में भारतीय फौज को बहुत ऑक्सीजन मिल जाएगी ये लड़ाई लड़ने के लिए। लिहाजा इमरान खान साहब को फौरी तौर पे अडियाला जेल से बाहर निकाला जाए, उन्हें आज़ाद किया जाए। झूठे मुकदमे सारी दुनिया ही जानती है, कोई आपकी बिस्ती नहीं करेगा। फ़ौरन इमरान खान साहब को बाहर निकालें, अदालत से मैं कि उनको ज़मानत दे और ज़मानत के ऊपर वो बाहर आए और बाहर आकर उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। और साथ ही इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ेंगे, बहुत अच्छा लड़ेंगे। मैं उन्हें जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई आलमी सतह पर चैलेंज कर सकता है तो वो इमरान खान है, और अगर कोई आदमी आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है तो वो भी इमरान खान है, और अगर कोई शख्स इस वक्त पूरी कौम को इकट्ठा कर सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सलाहियत इमरान खान साहब को दी है। शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल कर ली है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या फैसले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की है तगड़ी और जवाब दिया है। अभी तक जो शरीफ खानदान है उन्होंने मोदी को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मोदी की ललकार का, मोदी के जंगी जुनून का जवाब शरीफ खानदान ने बिल्कुल नहीं दिया, वो उसका नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आसिफ गफूर जो साबिक DGI-SPR है और रिटायर्ड जर्नल है, इनको को पसंद नहीं करती PMLN और जो इस वक्त की हुकूमत है, और ये भी उन जर्नलों में से एक है जो सियासत के मज़े लेते रहे हैं, लेकिन अब ये सियासत के मज़े नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया है और आसिफ गफूर साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी यू वर रिपीटेडली वार्नड, तुम्हें बार बार खबरदार किया गया कि हमारे रिजॉल्व को टेस्ट मत करो, यानी हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो और पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो, और आप एक हकीकी टेररिस्ट हैं, ये भी कहा इसके बाद। और कश्मीरियों के खिलाफ आपने उसका बदतरीन मुजाहरा भी किया है, और अब आप बाज आ जाएं, ये भी कहा आसिफ गफूर ने कि अब तुम बाज आ जाओ, वरना फिर नताइज के लिए तैयार लो जो पाकिस्तानी फौज के हाथों तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। ये जनाब मैंने इसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुना दिया। उनकी ये जो ट्वीट है ये उनकी टाइमलाइन पे आई नहीं थी, तो क्योंकि इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है एक्स के ऊपर और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि जनाब मेरी ये ट्वीट को रोकने पे और उस पर इन्फ्लुएंस करने से आपको क्या हासिल होगा, इट्स जस्ट अ पोस्ट, ये तो सिर्फ एक पोस्ट है। तो अगर आप इसको फेस नहीं कर सकते तो फिर आप पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको आप कैसे फेस करेंगे, ये इन्होंने सवाल भी उठाया। भारत ने, नाज़रीन, ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को लंबा चलाने का फैसला किया है, और उसका अंदाज़ा इस बात से भी हो रहा है कि भारत ने अपनी एयर स्पेस जो है उसको 15 मई तक के लिए बंद कर दिया है। एक आज 10 मई का दिन और उसके बाद अगले मजीद 5 दिन भारत ने 6 दिन के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है तमाम परवाज़ों के लिए। और इसका मतलब ये है कि भारत इस लड़ाई को अभी लंबा लेकर चलना चाहता है और जल्दी ये कोई लड़ाई जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। मैंने, नाज़रीन, जितनी चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी कंफर्म इतलात नहीं है, इनमें कुछ कंफर्म हो चुकी हैं, कुछ आने वाले वक्त में कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि जंग का माहौल है तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सॉलिड और ठीक बातों का आपको नहीं मिल रही होती, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैसर है वो मैंने आप तक पहुँचाई है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ ही खड़े होना है और पूरी कौम को खड़े होना है। वजह यह है कि हमारे पास पाकिस्तान जैसी दूसरी अच्छी जगह रहने के लिए पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और ये बात जब मैं आपको कह रहा हूँ तो पूरे यकीन से कह रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अब तक के लिए इतना ही, फर्दर जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ और हो रही है, मैं अब जाते जाते बताऊँ कि इंडियन मीडिया जो कल तक बड़ा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। मैंने कहा था ना कि जब आप इस जंग को इंडिया की सरजमीन पर ले जाएंगे तो फिर वो थोड़ा डाउन होंगे। उन्हें जब पता चलेगा कि जंग हमारे घर में आ सकती है तो उनका ज़रा टेम्परामेंट मुनासिब तरीके से चलेगा, वरना वो एग्रेशन पागलों की तरह दिखा रहे थे। तो आज ज़रा उनका दिमाग हमें लगा कि थोड़ा दुरुस्त हुआ है भारत के मीडिया का, और साथ ही उन्होंने ये बातें शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान कहीं एटम बम ही ना चला दे। तो खौफ तो है पाकिस्तान का, और उन्हें आइडिया है कि पाकिस्तान के साथ पंगा उन्हें इतना सस्ता नहीं पड़ेगा। ना ये फ़लस्तीन है और ना इंडिया इसराइल है, ये पाकिस्तान है और उसका मुकाबला इंडिया के साथ है। और ये मुकाबले पहले भी हो चुके हैं, हार जीत होती रही है। कभी हम भी जंग हारे हैं, कभी इंडिया भी जंग हारा है, कभी इंडिया का पलड़ा भारी रहा, कभी हमारा पलड़ा भारी रहा। ये वक्त वक्त की बात है, ये जंग में भी हार जीत हो सकती है। देखें, बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, हम उसके साथ लड़ाई में हैं, कहीं हम जीतेंगे कहीं वो जीतेंगे, लेकिन हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे और कम से कम इंडिया को ये बताएंगे कि हम बहादुर हैं, बुज़दिल नहीं हैं। ये बताएंगे कि हम डटकर खड़े हैं, हम भागे नहीं हैं। हम इंडिया को कम से कम ये बताएंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी बड़े मजबूत लोग हैं, कमज़ोर लोग नहीं हैं।